बातचीत और बढ़े। हम हालात पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और सीबीआई बोबड़े ने यह भी कहा है कि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो आगे की सुनवाई को टाल देंगे, लेकिन वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। उम्मीद हमें सरकार से बिल्कुल भी नहीं है कि उम्मीद तारीख पर तारीख दे रही है। इसका कोई मतलब ही नहीं। इनको बिल को वापस लेना चाहिए था। ये किसानों को परेशान करने की बात है। यहाँ पे किस तरह की परेशानी आप लोगों को अब हो रही है यहाँ पे? हमें हर दिन तो बरसात हो रही है, तो बरसात से हर किसान यहाँ पे मजबूर है पानी के अंदर बैठने के लिए। अब कहीं पर भी जाके देख लो, सभी किसान भाई हमारे पानी के अंदर बैठे हुए हैं। पार टेकने के लिए हमें वो नहीं है कि कहीं पे पार टेकने के लिए पानी नहीं हो, हर जगह पानी भरा हुआ वहाँ पे। आप सबके ध्यान में है, किसानों का विषय इस समय ज्वलंत विषय है। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है, उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता एक बार फिर से इस पूरे मामले पर जताई। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है वो कृषि कानून को लेकर है और कृषि कानून को वापस रद्द कराना चाहते हैं। मगर जिस तरीके से सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, मगर सरकार चाहती है कि कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहती है। मगर बात करें जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 8 वार्ता हो चुकी हैं और 8 वार्ता कहीं ना कहीं विफल नजर आई हैं। मगर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी संज्ञान लिया था इसके अंदर और सरकार के ऊपर डाला था कि सरकार इसके अंदर फैसला करे। मगर कहीं ना कहीं अभी भी 8 तारीख की जो बैठक है वो कह सकते हैं बाकी है, यानी कि 9वें दौर की जो बैठक है वो बाकी है अभी। और देखना होगा कि किस तरीके से 9वें दौर के अंदर बैठक के अंदर सरकार क्या कदम उठाती है। मगर अभी भी आशंका यही जताई जा रही है कि 9वें दौर की बैठक भी विफल रहने वाली है, क्योंकि अभी भी सरकार यही कह रही है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। और किसान जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। मगर अभी भी समझौता नजर नहीं आ रहा है। बेशक 9वें दौर की बैठक होगी और 9वें दौर की बैठक से पहले किसानों ने रणनीति भी बनाई हुई है। लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करना है, सरकार को झुकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 7 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है वो भी तैयारी की जा चुकी है किसानों की तरफ से। लगातार किसान तैयार है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, चाहे 26 जनवरी की परेड हो या फिर कह सकते हैं जो 13 जनवरी को परेड ट्रैक्टर कह सकते हैं परेड निकालनी है उन्होंने, या फिर कहे लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की बात की जाए। लगातार किसान जो है प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर सरकार कहीं ना कहीं इस प्रेशर को कम करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है। मगर सरकार फिर भी कृषि कानून वापस लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि साफ शब्दों में कह दिया गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर देखना होगा ये लड़ाई कितनी लंबी जाती है, क्योंकि अभी तक 42 दिन हो चुके हैं और 42 दिन का कोई भी नतीजा निकलता नजर नहीं आया है। जी, वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार को दिए गए? देखिए बिल्कुल बताइए, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दोनों ही पक्षों से बातचीत की जाए, क्योंकि सरकार से भी और किसानों से भी। मगर बात करें जिस तरीके से दोनों ही पक्ष अभी भी एक दूसरे की बातों पर अड़े हुए हैं, यानी कि अपनी ही बातों पर अड़े हुए हैं कि किसान कृषि कानून वापस होना चाहिए। सरकार चाहती है कृषि कानून को वापस नहीं लेना। मगर कहीं ना कहीं सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी संज्ञान लिया था और कहीं ना कहीं तारीख दे दी गई थी कि आगे की सुनवाई की जाएगी, सरकार इसके अंदर फैसला करे। मगर अभी भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज भी संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर डाला गया कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द निपटारा करे, क्योंकि सब जानते हैं कि कृषि कानून को लिए जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें कृषि कानून को
वापस न लेने की, वो कहीं ना कहीं सरकार का जो अड़ियल रवैया है उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर की दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकाला जा सकता है, मगर दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बातों पर अड़े हुए हैं। यानी कि कह सकते सीधे सीधे किसान चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, सरकार चाहती है कृषि कानून वापस नहीं लेना, मगर इसके अंदर बीच का रास्ता नहीं निकलता नजर आ रहा है। किसानों ने भी साफ कर दिया है कि अगर 9वें दौर की बैठक के अंदर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं आगे की लड़ाई जो है किसानों की वो जारी रहेगी और सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि आने वाले चुनावों के अंदर सरकार को इसके अंदर भाजपा को खास तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी जी राजीव, इसके अलावा अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड है, जनवरी का महीना चल रहा है और ऐसे में वो वहां पर लगातार डटे हुए हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति किसानों की रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें, ठंड का मौसम जरूर चल रहा है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है, बारिश भी होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ रही हैं, मगर खुले आसमान के नीचे रहना कितना मुश्किल है ये आप सबको भी पता है, क्योंकि जनता को भी पता है। मगर किसान लगभग 42 दिन से बैठे हुए हैं और 42 दिन से यही रणनीति बनाई जा रही है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि कृषि कानून वापिस हो सके। मगर सरकार अगर वो कृषि कानून वापस लेती है तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो नाराज हो जाएंगे और किसान भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि किसानों को लगता है कि कृषि कानून जो लाया गया है वो उनके हक में नहीं है। मगर दोनों ही सूरतों में भाजपा का जरूर नुकसान होने वाला है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान लगातार प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर, वो जरूर एक दिक्कत बन रही है, क्योंकि सरकार लगातार प्रेशर कम करने की कोशिश भी कर रही है, मगर वो प्रेशर कम होने की बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। मगर किसान जो है अभी भी डटे हुए हैं और सरकार के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ट्रैक्टर रैली के द्वारा हो या फिर कह सकते हैं किसानों को गांव से लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठने की बात हो या फिर कहें दिल्ली की सीमाओं से द्वारा कह सकते हैं राज्य के केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की बात हो। तमाम मुद्दे अपनाए जाने हैं किसानों की तरफ से, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान चाहते हैं कि किसान कृषि कानून वापस नहीं होगा, वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर लगता नहीं है अभी भी कि 9वें दौर की बैठक से कोई नतीजा निकलने वाला है। जी तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, किसान डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो चाहे फिर सर्दी हो, कड़ाके की ठंड हो, लगातार किसान अपनी जगहों पर डटे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। वहीं सरकार की तरफ से भी लगातार बातचीत जरूर की जा रही है, लेकिन बातचीत से कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बदायूं से। बदायूं में 50 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। मंदिर में गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लग रहा है। बड़ी खबर, मुख्य आरोपी महंत पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुगेती के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश जारी है। छापेमारी की जा रही है पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पुलिस को मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण की तलाश है। बदायूं में 50 साल की महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है। मंदिर में गैंगरेप किए जाने का आरोप है। मुख्य आरोपी महंत पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके अलावा मुगेती के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है, दबिश दी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 5वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूल बंद किए गए थे और 7 जनवरी से यानी कि कल से सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि परिजनों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खोला जाएगा और अब छात्र छात्राएं स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे, क्या कुछ नियम रहेंगे?
देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिक्षा जो है वो काफी प्रभावित होती नजर आ रही थी इस कोविड-19 के दौरान, और इसी शिक्षा के स्तर में अब सुधार लाने के लिए पंजाब शिक्षा विभाग की तरफ से 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं, जो क्लासेस हैं, उनको खोलने के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 7 जनवरी से पंजाब में स्कूलों के अंदर 5वीं से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर फिजिकल तौर पर शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक क्लासें जो है वो स्कूल में लगती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस दौरान जो स्कूल संचालन है उनको सीधे तौर पर जितने भी कोविड नॉर्म्स हैं उन सभी को फॉलो करना होगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो पहले डायरेक्शन जारी की गई थी कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि परस्पर दूरी है उसको बरकरार रखना होगा, इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, और भी जो हिदायतें जारी की गई थी उन सभी हिदायतों के साथ स्कूल जो हैं वो प्रदेश के अंदर 7 जनवरी से 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। जी, क्या अभी भी जो बच्चे स्कूल जाएंगे उनको अपने अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी है? अगर उनकी इजाजत नहीं है तो बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल? देखिए, ये कंडीशन क्लियर है कि किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के माँ बाप अभी ये कहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल नहीं आ सकता या फिर वो स्कूल बच्चे को नहीं भेजना चाहते तो उसको बॉन्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यहाँ पर कोई लाइबेश को जिसको कह सकते हैं कि कोई पाबंदी या फिर कोई फोर्स नहीं करेगा। जो अभिभावक हैं उनकी मर्जी के अनुसार ही स्कूल में बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे। और फिलहाल शुरुआती दौर के अंदर जो हाजिरी है उसको भी मैंडेटरी से बाहर रखा गया कि हाजिरी भी मैंडेटरी नहीं होगी कि सभी बच्चों को हर रोज अपनी हाजिरी जो है वो स्कूल में प्रॉपर ढंग से देनी है। यानी शुरुआती दौर में जिस तरह से +2 तक की क्लासें जो हैं वो शुरू होती नजर आई थी, उसी के मद्देनजर सरकार ने अब छोटे बच्चे जो हैं उनको भी स्कूल में आने की अनुमति दी है। लेकिन शुरुआती दौर में पहले कंडीशन देखनी होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से स्कूल खुले थे और बड़ी संख्या में बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो यहाँ पर भी सरकार फिलहाल एक परीक्षण कर रही है। अगर सफल होती है तो उसके बाद अन्य राहतें भी स्कूलों को और अभिभावकों को जो सरकार है वो देती हुई नजर आएगी। जी विनीत, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी रहेंगी? ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो सिलेबस भेजने का सिलसिला है या फिर ऑनलाइन जो परीक्षाएं लेने का सिलसिला है वो फिलहाल जारी रहेगा। उसको बंद प्रदेश के अंदर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर कोविड के केसेस जो हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में उस एरिया के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाएं। तो इसके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा, लेकिन फिजिकल जो क्लासेस हैं उसको ओपन करने की परमिशन बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं सीधे रुख करेंगे यूपी की तरफ। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेश से भी काफी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन में यूपी एटीएस के द्वारा दिनांक 6 जनवरी को अभियुक्त उपरोक्त को खलीलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी के संबंध में मुकदमा यहाँ थाना एटीएस पे विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसका विवरण प्रेस रिलीज में दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। इस संबंध में यूपी के विभिन्न जनपदों तथा अन्य प्रांतों में भी जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अहम जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अजीजुल हक ने बताया कि वो 2001 से 2002 से भारत में रह रहा है तथा वर्ष 2017 में अपनी मां आबिदा खातून, बहन फातिमा खातून, 2 भाई जियाउल हक और मोहम्मद नूर को भी भारत ले आया था। उसका एक भाई जियाउल हक नासिक में रहता है, जबकि बहनोई नूर आलम और भाई मोहम्मद नूर खलीलाबाद आने के बाद से कहीं चले गए। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पास से जो डिटेल हम लोग को मिले हैं उससे 2015 से विभिन्न समयों, विभिन्न तिथियों पे इनके पास पैसे भी आए हैं। अब वो पैसे कहाँ से आए हैं, किस रूट से आए हैं, ये सभी गंभीर जांच का विषय है, जिसके बारे में अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। अभी फर्जी दस्तावेजों के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसी चीजें आएंगी आगे आप लोगों से इसको हम लोग शेयर करेंगे। ये चीजें हमारे पास हैं और अभी चूंकि हमारी रेड्स चल रही हैं और जब और भी लोग पकड़े जाएंगे तो हम आपको विस्तृत इसका विवरण तत्समय आपको अवगत कराएंगे। ये इसके बाद से इसने जो अभी पूछताछ के बाद बताया है कि 2017 में 2 बार, एक बार ये सऊदी अरब गया है और उसके बाद से एक बार वहां म्यांमार गया है, बांग्लादेश गया है, वहां से अपने परिवारजनों को लेके आया। ये जो इसके पास से फोन इत्यादि मिले हैं इनकी पूरा गहन परीक्षण किया जा रहा है। अभी कोई भी चीज पूर्ण रूप से कहना या कमिट करना जल्दीबाजी होगी। जैसे अभी चीजें अभी मैंने आपको बताया कि इस संबंध में हमारी दबिश लगातार चल रही है और जैसे ही लाभप्रद सूचना होगी हम आपको अवगत कराएंगे। नहीं, अभी तो जो चीजें इसके पास से मिली है उस संबंध में विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। बद्रियाला में वहाँ संत कबीर में रहने वाले व्यक्ति हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके थ्रू जैसा इसका कहना है ये आया। नहीं, ऐसी कोई ऐसा कोई नहीं है। जब चीजें होंगी हम आपको
मैंने आपको इसमें स्पष्ट रूप से बताया कि अन्य लोगों के लिए दबिश चल रही है, लोग मिलेंगे, हम समय पे आपको पूरी चीजें, अगर बहुत सारे जनपदों में चल रही है, पूछने के बाद से लगातार चीजें आ रही हैं, जैसे तो संत कबीर नगर में ही हम लोगों ने दबिश दी, अन्य जनपदों में भी दबिशें हमारी चल रही है। हम अगर ऐसी बात होगी दूसरे राज्यों में भी हम दबिश भेजेंगे। नहीं, ये चीजें जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जब बताने लायक होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे, जैसे कि हम आज बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन का जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अनुमोदित करके जिलों को भेजा गया है। इसमें जो हमारे वैक्सीन के भंडारण हैं, चाहे वो मंडलीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, या जहां पर टीकाकरण होना है, इन तीनों जगहों पे किस तरह से की जाएगी व्यवस्थाएं, उसके बारे में डिटेल विवरण दिया गया है। उस कार्य योजना में ये भी बताया गया है कि वहां जहां पर भंडारण होगा वहां पुलिस की गार्ड लगेगी, वहां हमारे फायर हाइड्रेंट्स और फायर सर्विसेज के भी यूनिट्स हमारी लगेंगी। इसके अतिरिक्त वहां प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, केवल जो आदमी अधिकृत है वही वहां जा पाएंगे। इसके अतिरिक्त भंडारण के अलावा जो संचरण ट्रांसपोर्टेशन के समय प्रिकॉशंस लिए जाने हैं उसका भी उसमें विस्तृत विवरण है। और जिस दिन जहां पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा, टीकाकरण कराया जाएगा, वहां चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां वहां पर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बर्फीले तूफान की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद हिमस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है। पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा और बांदीपोरा समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही कुलगाम के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 22 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बता दें कि उधमपुर, बारामूला, सोनमार्ग, जोजिला और गुलमर्ग में ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है और वहीं कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच विजिबिलिटी कम होने के कारण वायु यातायात भी प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन लगातार चौथे दिन भी निलंबित रहा। लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से काफ़ी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए उन लोगों की जो हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन इलाकों में रहते हैं जहां पर कभी भी हिमस्खलन हो सकता है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए वायु यातायात की, तो वो भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट पर काफ़ी मात्रा में बर्फबारी जो है वो हो रही है। बर्फ़ की चादर से ढकी हुई दिखाई दे रही है घाटी ज़्यादातर जगहों पर, और जहां भी बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जो है वो जारी की गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कुलगाम की, तो कुलगाम में काफ़ी परिवारों को वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से 22 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। और लगातार इसमें काम जो है वो किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उधमपुर, बारामूला, सोनमार्ग और जोजिला और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच विजिबिलिटी क्योंकि काफ़ी कम है, इसकी वजह से एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला।
हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मोगा में नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा तारीखों की नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोगा में 50 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर सभी सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने निगम चुनावों के लिए जिला मोगा के लिए भारत भूषण आशु, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं पंजाब के, उन्हें बतौर ऑब्जर्वर उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। मोगा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने इस दौरान कहा कि नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी मोगा के 50 वार्डों से जीत हासिल करेगी। और वहीं विपक्ष पर खासतौर पर अगर बात की जाए तो अकाली दल पर भारत भूषण आशु बरसते हुए दिखाई दिए। 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 50 ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। सूरज मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सूरज, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से आपसी कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मनमुटाव की स्थिति कांग्रेस में भीतर घात की जो स्थिति है उसको किस तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं भारत भूषण आशु? बिल्कुल, जो नगर निगम के चुनावों को लेकर
कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत भूषण आशु को मोगा जिले का ऑब्जर्वर लगाया गया, जिसको लेकर आज वो मोगा पहुंचे थे जी। और जो मोगा में पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेसियों में धड़ेबंदी चल रही है, उनको एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने आज उनके साथ बैठक भी की है। बात करें तो मोगा के जिला प्रधान की और विधायक में उनकी आपस में कोई ज्यादा बनती नहीं है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से दोनों में आपसी मनमुटाव भी था जी। आज दोनों जो जिला प्रधान भी वहां पहुंचे हुए थे, विधायक भी वहां पहुंचे हुए थे, काफी कांग्रेसी वर्कर वहां मौजूद थे और उन्होंने भारत भूषण आशु ने माना कि वे जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके जो कुछ मनमुटाव रहते हैं, जिसको खत्म करने के लिए आज वह मोगा पहुंचे हैं। और आने वाले दिनों में जो मोगा के वार्ड है, 50 वार्ड है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने 50 उम्मीदवार उतारेगी और अपना जो पूरा पार्टी यहाँ से जीतकर अपना नगर निगम का मेयर भी बनाएगी और विकास के कार्य करेगी। लेकिन देखना होगा ये कब तक ये जो इनका मन मुटाव है खत्म हो पाता है। और बात करें जो खेती किसान जो कृषि बिलों की जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उस पर भी जो है उन्होंने अपना प्रतिक्रम देते हुए यही कहा है कि अकाली दल जो आज बातें कर रहा है, उनके समय में जो ये सारे बिल पास भी हुए थे, उनके हस्ताक्षर भी हुए हैं, आज वो किस मुंह से कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बिलों का विरोध करती आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू से ये कह दिया था कि वो किसानों के हित में है और किसानों के हित की बात करेंगे और बिलों का शुरू से ही उन्होंने विरोध किया था, जिसको लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसान भी जो है खेती कानून जो बिल रद्द करवा कर ही वापस लौटेंगे। जी। और इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं जिनके साथ मुलाकात की आज कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने? बिल्कुल, जो उन्होंने अभी बंद कमरे में बैठक की है, उसमें जो बैठक में जिला प्रधान भी मौजूद थे, विधायक भी मौजूद थे और सीनियर कांग्रेस लीडरशिप भी मौजूद थी। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इसका कोई जिक्र नहीं किया और उन्होंने यही कहा कि आने वाले दिनों में सभी एकजुट होकर चलेंगे और मोगा जिले से पूरी जीत हासिल करेंगे। जी। इसके अलावा अगर बात की जाए जो लोग आपस में वहां पर जो धड़ों में बटे हुए हैं अलग अलग, जैसे कि आपने जानकारी दी है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो विधायक से हमारी बात हुई है उन्होंने तो यही कहा है भी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई आपस में मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो मनमुटाव है वो साफ तौर पर सभी को दिखाई दे रहा है। भले ही वो कैमरे के आगे ये बातें कर रहे हो, लेकिन खुद भारत भूषण आशु ने भी माना है कि बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनमें मनमुटाव होता है और मोगा में भी जो धड़ेबंदी चल रही है आपस में, उनको दूर करने के लिए, उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए ही वो यहाँ पहुंचे हैं। जी। और अगर सूरज बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष पर यहाँ पर जमकर बरसते हुए नजर आए भारत भूषण आशु। बिल्कुल, जो जैसे दिलजीत सिंह चीमा द्वारा बयान दिया गया था, जो 3 कृषि बिल हैं जो पास किए जा रहे हैं, इनमें कांग्रेस की पूरी सहमति है, जिसको लेकर उन्होंने उस पर ही पलटवार किया। चीमा ने ये कहा था कि कांग्रेस का पूरा सहयोग है इन बिलों को पास करवाने में, वह नहीं चाहती कि कांग्रेस का कुछ भला हो। उसी पर उन्होंने अपना पलटवार करते भारत भूषण आशु ने कहा है अकाली दल खुद इसके जिम्मेदार हैं। वहां एमपी होते हुए इनके केंद्र में इन्होंने हस्ताक्षर किए, इनको सब पता था, लेकिन जब ज्यादा पंजाब में किसानों का रोष बढ़ने लगा, वो अपना जो है जो छुपाने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो सारा इस पर भांडाफोड़ उन्होंने अकाली दल पर करते हुए कहा है, इन बिलों को पास करवाने में अकाली दल का पूरा हाथ है। जी सूरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर के और तैयारियां जो हैं वो मोगा में शुरू कर दी गई हैं, वहीं किसान आंदोलन पर भी लगातार घमासान जारी है। और इसी बीच जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु मोगा पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बिजली विभाग के अधिकारियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर लात घूंसों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मसले पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये बिजली विभाग के एसडीओ की गुंडागर्दी है, और जो कि बिजली विभाग के बड़े अधिकारी के ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये वीडियो कटघर थाना इलाके में स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का बताया जा रहा है। थाने के पीछे स्थित बिजली दफ्तर में हुई गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के अनुसार ये मामला 28 अगस्त 2020 का है। इस मामले में पीड़ित ने अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया है। एक्सीएन गिरिजेश प्रताप के ऑफिस में दबंग एसडीओ राजवीर कटारिया ने बिजली विभाग के ही एक एसडीओ ब्रिजेश पर यह हमला किया, जो कि सीतापुर बिजली घर में तैनात है। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति थी। तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी
आरोप प्रत्यारोप की जो है थी, और अगले दिन मैं आईजी रेस कंप्लेंट क्लोज कराने गया था तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था इसी जांच पे कि वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और एससी साहब ने उसकी जांच कमेटी गठित कर दी थी। जो कुर्सी उठाकर मार रहे हैं वो कौन है, नाम हमको बताएं, कौन जो आपके ऊपर अटैक जो कर रहे हैं? वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। तो आपने कोई कंप्लेन की है कहीं? हाँ, मैंने एससी साहब को जो है वो लिखित में पूरा दिया हुआ है और एमडी तक साहब तक कॉपी पहुँचाई हुई थी। कोई पुलिस कंप्लेन हुई हो अभी तक? पुलिस तो नहीं, मैंने पहले विभाग पे अपने भरोसा कराया, इसलिए मैंने कंप्लेंट पुलिस में नहीं करी। वाजिद अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। वाजिद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरीके से छानबीन की गई तो पता चला कि ये अगस्त का पूरा मामला है, लेकिन अगस्त से अब तक क्या वजह है कि अब तक पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत नहीं दी है इस पूरे मसले पर? जी देखिए हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से एक बिजली अधिकारियों की उन्हीं के ऑफिस में एक मार पिटाई की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई, वह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं जब इस वीडियो के मामले में हमने जानकारी देना चाहा तो जो ब्रजेश कुमार एसडीओ हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है कि मैंने अपने ही संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी है, यदि अगर उस शिकायत का कोई भी समाधान नहीं होगा तो मैं आगे पुलिस कार्रवाई करूंगा। जी, और वहीं अगर बात की जाए जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं ऑफिस में, वो हिलते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे, वो आराम से तमाशा देख रहे हैं, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया उनकी? देखिए हितेंद्र, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लात घूंसे और गलत आवर्तता करते हुए ये मार पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है, साफ तौर पे एक सीनियर अधिकारी इन लोगों के सामने बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, एक मुख दर्शन बन के इस सारे तमाशे को देख रहे हैं। और जिसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो सामने अधिकारी हैं, अगर वो लोग चाहते तो इस तरीके की कोई भी मारपीट का वीडियो उनकी खुद ही ऑफिस में इस तरह का कैद नहीं होता और वीडियो वायरल नहीं होता। और जिसके चलते ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से ये वीडियो सामने आई है उस तरीके से और लापरवाही अधिकारियों के सामने है। जी बिल्कुल, बिजली विभाग का ये पूरा मामला है और कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी पीड़ित ने इस पूरे मामले पर शिकायत क्यों दर्ज नहीं करवाई? जी देखिए हितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा 28 अगस्त का ये मामला है, करीब 4 महीने इस मामले को हो चुके हैं और जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें ब्रजेश कुमार पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि मैंने अपने सीनियर अधिकारियों को इस मामले की शिकायत लिखित रूप से दे रखी है, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ है कि उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। यदि अगर कोई अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं आगे कोई पुलिस केस करने की सोचूंगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए वाजिद बहुत शुक्रिया आपका। बिजली विभाग का पूरा ये मामला, एक दबंग ने दूसरे एसडीओ पर ये हमला किया है और ये वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस को एक और मौका दिया है। अभिनेत्री कंगना और उनकी बहन रंगोली पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ संदेश साझा करने का आरोप है और इस मामले से संबंधित शिकायत को लेकर के पुलिस को 5 फरवरी तक रिपोर्ट दायर करने का अब आखिरी मौका दिया गया है। मजिस्ट्रेट अदालत ने अक्टूबर में अंबोली पुलिस को एक निजी शिकायत को लेकर के जांच करने और 5 दिसंबर तक रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए थे। पुलिस इस संबंध में रिपोर्ट दायर करने में नाकाम रही, जिसके बाद 5 जनवरी तक का वक्त दिया गया, लेकिन पुलिस एक बार फिर से रिपोर्ट दायर नहीं कर पाई। इस मामले में शिकायतकर्ता और वकील अली कासिफ खान देशमुख ने यह बताया है कि अदालत ने पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दायर करने के लिए 5 फरवरी का अंतिम मौका अब दिया है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से जो भड़काऊ संदेश साझा करने का जो आरोप दोनों बहनों पर, अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन पर, उस मामले में अभी तक पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पा रही? जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही मुंबई के अंधेरी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई के बाद जो है पुलिस को कहा गया था कि आप समन जारी कर पूछताछ करिए और रिपोर्ट पेश करिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि
कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पर आरोप लगाया गया है कि वो सोशल मीडिया पर जो है भड़काऊ जो बयान जो थे, भड़काऊ स्टेटमेंट उन्होंने पोस्ट किया था, और इसे लेकर के अब कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 5 फरवरी तक जो है कि पूरी जांच और रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जी, और वहीं पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना अब तक, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चला है, अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया? देखिए, अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका कहना था कि हमने कोर्ट के आदेश के बाद जो है हमने सम्मन जारी किया, और एक बार नहीं 3 बार सम्मन जारी किया। उन्होंने पहले सम्मन में अपने घर में शादी होने का जो है कि हवाला दिया था, दूसरे सम्मन में उन्होंने बंबई नहीं पहुंच पाए थे, जबकि तीसरे सम्मन पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। देखना होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले में अपना अगला कदम क्या उठाती है और किस तरीके से पूछताछ कर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखती है। जी, तो क्या पुलिस की तरफ से अब गिरफ्तारी भी की जा सकती है कंगना रनौत की? हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 3 बार सम्मन जारी किया गया है और तीनों सम्मन पर उर्मिला जो है कि कंगना का कोई पक्ष या कंगना के कोई वकील वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब देखना ही होगा कि इस पर अगला कदम क्या होता है, गिरफ्तारी होती है या फिर जो समय दिया गया है समय से पहले जो है कि कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ क्या बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है, स्टेटमेंट देती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कंगना पर भड़काऊ संदेश साझा करने का आरोप है, इस मामले में अभी तक पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पाई है, इसी को लेकर के एक बार फिर से आखिरी मौका कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं और यहां ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को देखकर के अभिभूत भी हो जाते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन इन धरोहरों के संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ये धरोहर नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। जिसमें प्रमुख तौर से अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ शहर में लगभग 1 दर्जन से अधिक प्राचीन बावड़ियां हैं, जो कि कई सालों से चित्तौड़गढ़ शहर वासियों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन अब ढहने के कगार पर हैं। अगर समय रहते इनकी देखभाल की जाती तो इन प्राचीन बावड़ियों से शहर को आसानी से पेयजल की आपूर्ति की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर अब कचरे का ढेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से जो प्राचीन धरोहर हैं उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये वो बावड़िये हैं जहाँ पर पानी का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था शहर वासियों के लिए, वो ये जगह है। और अगर इसकी देखभाल समय पर की जाती तो आज भी यहाँ से पेयजल की आपूर्ति होती, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये हुई है। और जिस तरीके से अब अगर बात की जाए वहाँ पर गंदगी का अंबार जगह जगह पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो प्राचीन धरोहर है वो नष्ट होने की कगार पर पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी कोई देखभाल इसकी नहीं की जा रही है। चित्तौड़ का सौभाग्य रहा है और यहाँ के राणा महाराणाओं का सौभाग्य रहा है कि उन्होंने चित्तौड़ की पिछले प्राचीन काल में पानी की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कई बावड़ियाँ, कई कुंड और कई सागरों का निर्माण किया था। वो चित्तौड़ वासियों के लिए एक सुलभ साधन था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या रख रखाव नहीं होने के कारण ये सारे झिंड सिंड हो गए हैं, सारी टूटने के कागार पे हो गए। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा